आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ग्राफिकल मेथड कब इस्तेमाल होता है व्हेन मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्ट एंड प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स। तो जब हमने देखा था कि हमारे पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हों और हमने दो प्रोडक्ट्स जब बनाने हों और उसके लिए हमने निकालना हो कि हमारे लिए ऑप्टिमम आउटपुट कितनी होगी। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, यानी कि ऐसी आउटपुट जिसके ऊपर हमारी प्रॉफिट मैक्सिमम हो और हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें दिया गया है कि जी दी एलपी कंपनी करंटली मेक्स टू प्रोडक्ट्स, द स्टैंडर्ड पर यूनिट इन रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आर एज फॉलो। प्रोडक्ट के नाम वहाँ पे दे दिए हैं, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स बना रही है। उनकी सेलिंग प्राइस दे दी है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर उसने मटेरियल, लेबर और मशीन आवर्स के बारे में उसने हमें बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। प्रोडक्ट वाई का हमारे पास 14 है और प्रोडक्ट हमारे पास जो एक्स है उसका है 16। सॉरी, ये हमारे पास प्रोडक्ट जी था जिसका कंट्रीब्यूशन 16 है और प्रोडक्ट वाई का हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो 14 रुपीज़ पर यूनिट यानी एक यूनिट के लिए। इसके अलावा उसने बताया कि जी ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो होगा उसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिटेशंस, यानी कि कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं। लेबर के हवाले से उसने बताया कि 2880 आवर्स हमें मुयसर होंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ये हमारे पास मंथ भी हो सकता है, हमारे पास ये अकाउंटिंग पीरियड जो है वो ईयर भी हो सकता है। मटेरियल जो है वो उसने हमें बताया कि वो 3440 यूनिट्स हमें अवेलेबल होंगे और मशीन कैपेसिटी जो है वो हमें उसने बताया 2760 आवर्स अवेलेबल होंगे मशीन कैपेसिटी के। इसके अलावा उसने हमें बताया कि जी मार्केटिंग मैनेजर ने एस्टिमेट किया है कि जो मैक्सिमम सेल्स होगी, पोटेंशियल सेल्स पोटेंशियल है प्रोडक्ट वाई की, वो लिमिटेड है 420 यूनिट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 420 यूनिट्स ही प्रोडक्ट वाई के मार्केट के अंदर बिक सकते हैं। जबकि देयर इज़ नो सेल्स लिमिटेशन फॉर प्रोडक्ट जी, यानी कि प्रोडक्ट जी जो है उसके लिए उसने कोई भी हमें लिमिटेशन नहीं बताई, वो जितने बनाए उतने ही बिक जाएंगे, यानी कि ये मोर देन ज़ीरो है और इसकी लिमिट कोई भी नहीं है। उसने हमें कहा है कि जी या हमसे रिक्वायर्ड किया है उसने कि यू आर आस्क्ड टू एडवाइस, आप एडवाइस करें हाउ दिस लिमिटेड फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज कैन बेस्ट बी यूज्ड, यानी कि ये जो हमारे पास लेबर, मटेरियल, मशीन आवर की अगर हमारे पास लिमिटेशंस आ रही है तो उसको हम किस तरीके से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं सो एज टू गेन ऑप्टिमम बेनिफिट फ्रॉम देम, यानी कि इनको हम इस्तेमाल करें और हमारे पास प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जी है वो किस कम्बिनेशन के अंदर बनाए, यानी कितने यूनिट प्रोडक्ट वाई के और कितने प्रोडक्ट हम यूनिट प्रोडक्ट जी के बनाए तो हमारा जो है वो बेनिफिट ऑप्टिमम हो यानी कि मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है, तो इसलिए हम कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखने के लिए कि जी लेबर, मटेरियल और मशीन आवर की कैपेसिटी, इसके अलावा ये हमें कंस्ट्रेंट्स उसने बता दिए हैं, ये हमारे उसमें आ जाएंगे और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी आएंगे और हम उनको लीनियर इक्वेशन के अंदर भी करेंगे। ये इसके सब कुछ करने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब और क्वेश्चन को जो है वो प्रॉपरली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड के सोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले इसके करने का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट वाई था उसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास वाई के इक्वल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास जेड है वो z के इक्वल यहाँ पे लिख दिया है। अब ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि आगे जब भी हम ग्राफ बना रहे होंगे या हम लीनियर इक्वेशन जब आगे थोड़ी देर बाद बनाएंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट y की जगह सिर्फ हम y अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट z की जगह सिर्फ z को यूज़ करेंगे। वो किस लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलत यानी अपनी आसानी के लिए करेंगे। और हमारे पास जो भी y आ रहा होगा उसका मतलब होगा कि प्रोडक्ट y के इतने यूनिट और जो भी z आ रहा होगा उसका मतलब होगा प्रोडक्ट z के इतने यूनिट्स हैं।
अब इसके बाद जो अगला काम होता है वो होता है कि जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप डिफाइन करें। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जिस तरह क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैंने बात की थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कि हम कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करें। अब किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम ये कहेंगे प्रोडक्ट वाई के जितने यूनिट बेच के हम बेचेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो हमारे प्रोडक्ट वाई से टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्लस उसके अंदर कर दें प्रोडक्ट जी के यूनिट हमने जितने बेचे वो, और मल्टीप्लाई बाय एक प्रोडक्ट जी बेचने के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन मिलता है 16 रुपए का, उन दो का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट वाई का टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट जी का टोटल कंट्रीब्यूशन जब होगा तो ये हमारे पास एलपी कंपनी जो है इसका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे के कंट्रीब्यूशन हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 14y प्लस 16z, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करने होते हैं, यानी कि जो हमारे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं उनको हमने देखना होता है। सबसे पहले अगर मटेरियल्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ। मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे उसने हमें कहा है कि ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 3440, यानी कि 3440 यूनिट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब मटेरियल्स के इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट कितने मटेरियल को इस्तेमाल करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मटेरियल वाई जो है ये इसके सामने आ रहा है, तो प्रोडक्ट वाई जो है वो 8 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है और प्रोडक्ट जी जो है वो इसके सामने यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट मटेरियल के इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये होगा हमारी इक्वेशन बनेगी कि 8x प्लस 8y प्लस 4z जो है वो हमारे पास अब बन जाएगी इसके लिए मटेरियल के लिए कांस्टेंट की इक्वेशन। तो ये हमारे पास 3440 को हमने डायरेक्ट इक्वल लिख दिया, यानी कि लीनियर इक्वेशन बना लिया। वैसे ये हमारे पास ये होता है कि 3440 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब अगर इसी तरीके से हम लेबर की बात करें तो लेबर के लिए भी हमारे पास सेम वही क्राइटेरिया फॉलो होगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि जी प्रोडक्ट वाई कितने लेबर आवर्स ले रही है, 6 लेबर आवर्स ले रही है। अब प्रोडक्ट जी कितने लेबर आवर ले रही है, वो 8 आवर्स इस्तेमाल कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हम लिख सकते हैं 6y जो वाई लेबर इस्तेमाल करेगी और जी जो हमारे पास लेबर के आवर्स इस्तेमाल करेगी, और ये 2880 कहाँ से आया, ये हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे लेबर के उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसी तरीके से मशीन आवर्स के लिए भी हम यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हमारे पास 4y प्लस 6z आ जाएगा। 4y हमारे पास कैसे आएगा, प्रोडक्ट वाई है 4 मशीन आवर प्लस प्रोडक्ट जी है 6 मशीन आवर्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी प्लस में दोनों, और इज इक्वल टू कर देंगे 2760 के साथ, तो हमारे पास इसी तरीके से ये इक्वेशन बन जाती है। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए अगर इसको डाटा को थोड़ा रिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट वाई कोई भी नहीं बनाते, यानी अगर हमारे पास वाई 0 हो तो हम z के कितने मैक्सिमम यूनिट बना सकते हैं, कब, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए। तो वो हमारे पास इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी कि हम y को 0 कर दें तो z हमारे पास कितना होगा, 4z इज इक्वल टू 3440 हो जाएगा, और z हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 4 इधर जब डिवाइड होगा तो 860 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मटेरियल को इस्तेमाल करें बाकी चीज़ों को इग्नोर करें तो y कुछ भी ना बने, तो z के 860 यूनिट बनेंगे। इसी तरीके से अगर अब हम ये कहते हैं कि हम z के यूनिट कोई नहीं बनाते, यानी z इक्वल टू 0 हो जाए, तो y के कितने यूनिट बन सकते हैं, तो वो हमारे पास 430 आ गए हैं, क्योंकि 8y इज इक्वल टू 3440 होगा, क्योंकि z 0 है, तो y इज इक्वल टू 3440 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास 430 यूनिट्स आ जाते हैं y के, अगर हम z को ना बनाए सिर्फ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरीके से अगर हम लेबर की अब बात करते हैं तो लेबर के केस में हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम y के 0 यूनिट बनाए तो z के हम कितने बना सकते हैं, वो 360। वो किस तरीके से आया, 2880 डिवाइडेड बाय 8 जब करेंगे ये ऑलरेडी 0 हो चुका होगा तो 360 आ जाएगा। और अगर हम z के कोई यूनिट ना बनाए तो y के कितने बन सकते हैं, y के 690 बन सकते हैं। किस तरीके से, z 0 हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल 0 हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 2880, तो ये हमारे पास 690 आ जाएगा। और इसी तरीके से मशीन आवर्स के साथ भी हमने यही करना है, एक दफ़ा y को 0 और एक दफ़ा हमने z को 0 रखना है, तो z और y के हमारे पास 460 z और 690 जो है वो हमारे पास y के यूनिट आ जाते हैं।
इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखना है सेल्स कंस्ट्रेंट्स ऑन वाई, यानी कि वाई की जो है वो मैक्सिमम डिमांड हमें उसने दी हुई थी। तो उसने हमें बताया था कि पोटेंशियल सेल्स पोटेंशियल फॉर वाई प्रोडक्ट वाई इज़ लिमिटेड टू 420 यूनिट्स, यानी कि आप वाई के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 420 यूनिट्स बना सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ज़्यादा कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 420 यूनिट्स हमने बनाने हैं। तो इसको हमने जिस तरह पहले हमने डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन में लिखा था, इसको भी डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन के अंदर लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 420 आ जाएगा। इसके बाद हमने जो एक अपने तौर से करनी होती है, एक कंस्ट्रेंट बनाना होता है, वो ये कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, यानी कि हमारे पास जो y और z होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे, यानी नॉन नेगेटिव नहीं होंगे। बास टाइम ये होता है कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट किसी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव में आ रहा हो, तो ग्राफिकल मेथड जो है वो उसको कहता है कि आप इतने नेगेटिव में यूनिट्स बनाए, यानी कि उनको आप ना बनाए या उनका लॉस बता रहा होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे अजम्पशन ली होती है कि तमाम के तमाम जो हमारे पास कॉन्स्टेंट हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, यानी कि माइनस साइन से भरी हुई जीमा है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो है कि प्लॉट द ग्राफ, यानी ग्राफ के ऊपर ये सारी वाली चीज़ें जो हमने बनाई हैं इनको ड्रा करना है। उसके बाद हमने रिजल्ट या ऑप्टिमम सोल्यूशन बताना है जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और ये जो ग्राफ की प्लॉटिंग है और इसके बाद रिजल्ट ऑप्टिमम या ऑप्टिमम सोल्यूशन की जो फाइंडिंग है वो हम इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में जो अगली वीडियो बनाएंगे उसी के अंदर जारी रखेंगे।